रिकॉर्ड करना स्टार्ट। हाँ जी, so today we are going to start with the chemical properties of acids. Our first property is action with metals. Dilute acid like dilute HCl and dilute H2SO4 react with certain active metals to evolve hydrogen gas. अब ये एक स्टेटमेंट है, इसका मतलब कहने की बात ये है कि जब भी कभी किसी भी डाइल्यूट HCl एसिड हो या H2SO4 हो तो उससे कुछ सर्टेन एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। कुछ सर्टेन मेटल्स रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर वर्ड आता है डाइल्यूट। ये डाइल्यूट का क्या मतलब है? किसी भी एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारे पास दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है मोर वाटर लेस एसिड और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोर एसिड लेस वाटर। सपोज करो मेरे पास मान लो 1 लीटर एसिड और पानी का मिक्सचर है, ठीक है, 1 लीटर है मिक्सचर। इसके अंदर सिर्फ 5 ml या 10 ml जो है मेरे पास क्या है? एसिड है और बाकी सारा पानी है। उससे क्या बोल दिया मैंने? डाइल्यूट बोल दिया। गॉट इट? क्लियर? Yes, और अगर sir. मान लो मेरे पास 90% के आसपास जो है ये है एसिड है, 10% वाटर है, तो उससे मैं बोलता हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, अभी डाइल्यूट कैसे हम डाइल्यूट कर देंगे इस एसिड को, उसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो डाइल्यूट का मतलब होता है वो एसिड जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ये आती है बात ये एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का क्या मतलब है? Active metal means the metal which are more reactive or the metal which are more reactive than hydrogen. हर एक मेटल की बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी और बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी एक लिस्ट बनी हुई है, उसे बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। एनसीईआरटी पेज नंबर 42 या 45 पे ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी हुई है। ठीक है, अभी आपको मैं पहले रिएक्टिविटी सीरीज ही दिखाता हूँ। आई विल जस्ट ओपन एनसीईआरटी, ये रहा। मेटल से नॉन मेटल चैप्टर में दी हुई है शायद एक्टिविटी सीरीज। जस्ट वेट, रुक जाओ जरा, मुझे 1 मिनट 1 सेकंड दो, मैं जरा एक्टिविटी सीरीज और निकालता हूँ। चलो इसमें निकाल के दिखा देते हैं आपको एक्टिविटी सीरीज। वेट, अब आप देख सकते हो ये आपको दिख गई एक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, ये होती है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। इसे रिएक्टिविटी सीरीज बोल सकते हैं आप लोग, इसे एक्टिविटी सीरीज बोल सकते हैं, जो आपका मन करे आप इसे बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग हाई रिएक्टिव, और जो इसके नीचे वाले हैं उन्हें बोलते हैं हम जनरली लो रिएक्टिव। जो एलिमेंट सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो एलिमेंट सबसे नीचे होता है वो सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है। इसे याद करने का तरीका, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये इसको याद करने का तरीका है। अगर इस तरीके से याद होती हो तो बेटा याद कर लो,
बट जरूरी नहीं है कि इस तरीके से आप इसको पूरी याद करें। आप इसके अंदर 2-3 चीजें याद करनी है। मेन पोटेशियम सोडियम हो गया, देन एल्यूमिनियम जिंक आयरन, इन तीन को जरूर याद कर लेना। एल्यूमिनियम जिंक आयरन AZI, देन लेड, हाइड्रोजन के बाद कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये तीन याद करने की जरूरत होती है। बाकी चीजें इसमें बेशक आप धीरे धीरे आप लोग इसको यूज करते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको पहले समझो। हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी इससे पिछले चैप्टर के अंदर। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि भाई व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट, अब जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा वो उसके दूसरे वाले एलिमेंट के सॉल्ट में से उसको बाहर निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास जिंक सल्फेट है, ठीक है, जिंक सल्फेट है मेरे पास, और मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाता हूँ उसकी, तो एल्यूमिनियम विल डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट सल्फेट बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। यहाँ पे देख सकते हो आप सारे के सारे एल्यूमिनियम जिंक से पहले आता है। सो इसी तरीके से जो जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हैं, हाइड्रोजन से पहले आते हैं, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड उसके साथ उसका सॉल्ट बन जाएगा। अगर HCl है तो उस एलिमेंट का क्लोराइड बनेगा, अगर सल्फेट है तो उस एलिमेंट का सल्फेट बन जाएगा। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यू विल गेट metal chloride plus H2 gas. If it is H2SO4, you will get metal sulfate and H2 gas. ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात रिएक्टिविटी सीरीज वाली? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। कोई डाउट किसी को? प्रतीक एंड ऑल? हाँ भाई, नो सर। चलो जी, बिल्कुल सही है फिर। हाँ जी, अब पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको। अब दूसरा आता है एक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। नो, मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो मेटल ऑक्साइड्स होती है हमारी, दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अभी हमें पता कैसे लगा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है? मैंने मेटल ऑक्साइड लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया और उसका लिटमस टेस्ट किया। लिटमस टेस्ट करने पे मुझे मिला कि रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू। तो इससे क्या पता लग गया? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन आता है कई बार, हाउ यू कैन डिटेक्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। So metal oxide था, just dissolve metal oxide in water and do a litmus test. Red litmus is converted to blue litmus. In this way we can say that metal oxides are basic in nature. अब जो भी कोई चीज बेस होगा, if it reacts with acid, it will produce salt and water. याद रखना हमेशा, remember that thing. So metal oxides are basically a base, and whenever base reacts with acid, they produce salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction. NEUTRALIZATION, neutralization reaction. Got it? Clear? अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब जब भी कभी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आता है और वो किसी के साथ रिएक्ट करता है तो उसके अंदर गैस इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात याद रखना। मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट reacts with acid or metals. Both metals and metal carbonate when react with acid, they evolve CO2 gas. जब भी कभी मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है, and they also form salt. समझ में आ गई बात? क्लियर है ये वाला बात? ठीक है? यस सर। अभी ये CO2 गैस बाहर निकली, ये पता कैसे लगा? इसके लिए एक और एक्टिविटी है, वो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है वो है एक्शन विद बेसिस। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये वही वाली बात है, सेकंड और फोर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बस फोर्थ में मेरे पास जो है एसिड की जगह पे मैंने पहले ही बोल दिया, सॉरी बेस की जगह पे मैंने बोला कि मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड का मतलब वो बेस ही है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए सबको? यस सर।
हाँ जी, यस सर। सर उन मेटल्स को, उन एसिड्स को क्या कहते हैं सर, जिसमें 50% वाटर है और 50% एसिड है? उनको हम कंसंट्रेट ही बोल देते हैं। जनरली हम लोग जो है 20-25 से ऊपर का, 20-25 से ऊपर का जो भी होता है ना आपका, क्या कहते हैं उसे, एसिड होता है, उनको हम कंसंट्रेट की उसमें ले आते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है हमारे पास अराउंड 20-30 या 30%, अगर 50 के आसपास होता है उसे कंसंट्रेट ही मान लेते हैं। ठीक है। ओके सर। हम्म, यस सर। मतलब अब 50-50 में आप ये नहीं बोलोगे हाँ भाई कौन डाइल्यूट क्या है, उसको हम कंसंट्रेट की कैटेगरी में ही ले आते हैं, क्योंकि वो इट इज एज इक्विवेलेंट एज ए कंसंट्रेट वन। ठीक। यस सर। अब अगर आप लोगों के पास अपनी अपनी एनसीईआरटी रखी है तो फटाफट एनसीईआरटी ओपन अप कर लीजिए। अब आपको मैं कुछ बढ़िया बढ़िया सी एक्टिविटी बताता हूँ। सबसे पहली एक्टिविटी है तुम्हारे पास 2.1। ये कुछ नहीं है, फालतू की एक्टिविटी है। इसके अंदर आपको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के और फेनोप्सिलीन, इन चार की मदद से आपको फाइंड आउट करना है। ये एक्टिविटी आपका होमवर्क है, आपको मुझे इसका ऑब्जर्वेशन भरनी है। टेबल 2.1 मुझे सबका जो है फोटो चाहिए, भर देना। ये आपको याद करनी है कि मेट एसिड और बेस इंडिकेटर पे बेस्ड एक्टिविटी है। ये मुझे सबके आंसर चाहिए फटाफट। ठीक है। अब आ जाओ सबसे पहली एक्टिविटी, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। सबने अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लिया। जस्ट ओपन अप योर एनसीईआरटी, एक्टिविटी 2.3। अब देखिए इस एक्टिविटी को ध्यान से देखना आप लोग। इसको मैं एक बार जूम कर देता हूँ, रुक जाओ। अब इसी फिगर पे आ जाइए। अब टेस्ट ट्यूब को देखिए। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आता है, वाई जिंक ग्रेन्यूल्स आर यूज्ड। और उससे भी पहले बताओ ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है दाने, छोटे छोटे दाने। टुकड़े। ठीक है, टुकड़े नहीं, दाने। ग्रेन्यूल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है दाने, पर यहाँ पे हम लोग टुकड़े ही मिलते हैं उसके। वैसे तो जिंक के दाने नहीं मिलते, टुकड़े मिलते हैं मार्केट के अंदर तुम्हें। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग ये देखो ना, घर में सोयाबीन की बड़ियां आती हैं, बड़ा वाली। एक सोयाबीन की बड़ी का यस पाउडर भी आता सर। है छोटा छोटा, जैसे बूंदी होती है हमारे घर में। बूंदी सबने खाई है। बूंदी क्या है, बूंदी ग्रेन्यूल्स है। ठीक है। बूंदी के लड्डू खाते हो आप लोग, तो बूंदी के लड्डू कभी देखे आपने बनते हुए, छोटी 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 दाने ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको वो गोला बना के लड्डू Yes, बनाते हैं sir. पूरा। तो सेम जिंक ग्रेन्यूल मतलब वो बूंदी के दाने वाली बात है। या बूंदी की बजाय आपके पास जिंक के दाने हैं। ठीक है। आपने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल डाल दिया और डाइल्यूट HCl डाल दिया उसके अंदर। अब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। और जिंक सल्फेट बनेगा इसके साथ में, और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकली, इसे बोल दिया मैंने डिलीवरी ट्यूब, और यहाँ पे सोप सॉल्यूशन रखा। अब सोप सॉल्यूशन का क्या काम है, ये जो गैस हुई, आपने देखा है कोई भी अगर सोप सॉल्यूशन होता है उसके अंदर फूंक मारते हो तो बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रखा होगा सबने, ये वाली चीज करी हुई है आपने। अगर नहीं भी करा तो आज एक एक्सपेरिमेंट करना। एक मग्गा लेना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सर्फ को जो है घोल देना, और घर में सबके स्ट्रॉ होगी, तो उस स्ट्रॉ से फूंक मारना तो आपके बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग यस सर, बनते बबल हैं। बन जाएंगे। ठीक है। तो सेम ऐसे ही जैसे ही आपने इसके अंदर हाइड्रोजन आपकी पास होनी शुरू हुई सोप सॉल्यूशन से, तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन बनने स्टार्ट हो गए। अब ये जो हाइड्रोजन के बबल है, इसको डिटेक्ट करने के लिए मैंने कैंडल लिया और कैंडल से पॉपअप साउंड करवाई। अब जैसे ही कैंडल लिया, ये बबल बर्स्ट होगा तो एक पॉपअप साउंड होएगी, और एकदम थोड़ा सा जो है आपकी मतलब ज्यादा सा जो है फायर सी होगी और एकदम खत्म हो जाएगी। दिस इंडिकेट्स, यानी दिस पॉपअप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? ये समझ में आई बात, सारे Yes, एक्टिविटी? यस sir. सर। यस सर। ठीक है, क्लियर। अब इस एक्टिविटी की ये जो फिगर दे रखी है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज करना। मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, उस फिगर को समझो और बनाना आप लोग। इस फिगर में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये टेस्ट ट्यूब बनाया, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब में बनाया मैंने थिसल फनल। थोड़ी सी ड्राइंग को
सर आप ग्रुप पे नोटबुक पे ड्रॉ करके भेज देना क्या ये डायग्राम। बना तो रहा हूँ मैं यहाँ पर डायग्राम, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? सर वो ज्यादा क्लियर होगा ना। हाँ ये बेटा ये भी क्लियर ही है, देख ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है, देख ये बना लो मेरे साथ साथ, इसकी फोटो क्लिक कर लेना आप, देखते जाओ। ट्यूब के साथ क्या बनाया, फनल? हाँ ट्यूब, इसको भी बताऊंगा क्या क्या चीजें भी बताता हूँ मैं, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, अब देखो जी पंगेबाजी क्या है इसके अंदर। ये मेरी क्या टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये जो चीज है इसे बोलते हैं THISTLE थिसल फनल। इस थिसल फनल के अंदर जाएगा मेरे पास डाइल्यूट H2SO4 या फिर HCl में से कोई भी एसिड। ठीक है, जिंक ग्रेनुल्स मेरे पहले से यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये अगेन वो डिलीवरी ट्यूब, अब इसे सोप सॉल्यूशन में डालो ना डालो, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। मतलब डिलीवरी ट्यूब ऐसा तो होती है वैसे, मतलब गंदी बन गई है, रुको तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जब ये सेटअप आपको करना है, और ये मैंने इस पे लगा दी कॉर्क। कॉर्क को मान लो जो भी स्टॉपर है कॉर्क है, इस कॉर्क के अंदर 2 होल्स होंगे, जिसके में से एक होल के अंदर थिसल फनल जाएगा और एक होल में डिलीवरी ट्यूब जाएगी। समझ में आ गई ये वाली बात? और ये जो थिसल फनल यस है सर। ये होता क्या है, ऐसा फनल होता है, कुछ इस टाइप का फनल होता है ये, उस पे ऐसे कप शेप में होता है ऊपर, या कुछ लैब में बिल्कुल ऐसा सा मिलेगा, कुछ में थोड़ा कर्व भी मिल जाएगा आपको। इस टाइप का फनल होगा आपके पास जो मिलेगा आपको। ठीक है जी, और डिलीवरी ट्यूब कभी भी आपको ऐसी जो है ना मार्केट में मिलती है ना कभी लैब में मिलेगी। लैब में और मार्केट में होता क्या, आपको इस तरीके से करीब करीब 1-1 मीटर लंबी ग्लास ट्यूब्स मिलती हैं। ठीक है, बिल्कुल पतली सी ग्लास ट्यूब मिल जाएगी, जैसे कि स्ट्रॉ मिलती है हम लोगों को जब कभी नारियल पानी पीने जाओ तो स्ट्रॉ होती है उसकी, वैसे ही ग्लास की स्ट्रॉ होती है। और इस ग्लास की स्ट्रॉ को धीरे धीरे हीट करते हैं हम लोग लैब के अंदर। अब मैं थोड़ी सी लैब एक्टिविटी बता रहा हूँ आपको कैसे काम करते हैं। इसको हल्का हल्का सा हीट करके जो इसका ग्लास होता है उसको पिघलाते हैं, एंड देन वी ट्राई टू बैंड देम विद अवर हैंड्स, और इसको हम अपने हाथों से हल्का हल्का बैंड कर देते हैं। ठीक है, ये पिघलती नहीं है, ध्यान ध्यान से बहुत हल्का हल्का गर्म कर करके इसको बेंड करके मोड़ना पड़ता है, मतलब इसे गर्म कर करके बेंड करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, और इस तरीके से डिलीवरी ट्यूब बन गई। यहाँ से बेंड कर दो, किसी तरीके से बेंड कर करा के तुम लोग डिलीवरी ट्यूब बनाते हो। ठीक है, बट हाँ क्लास 10th में तुम लोगों से कोई बनवाएगा नहीं, तो जनरली हमें बनी बनाई जो टीचर होता है या लैब असिस्टेंट होता है वो दे देते हैं। ठीक है, बट हाँ अगर तुमसे कभी कोई टीचर पूछे कि ये कैसे हुआ, तो आप लोग बता सकते हो कि जी मार्केट में ऐसी नहीं मिलती है, ये बिल्कुल सीधी मिलती है जैसे कि लैब में इस तरीके से बनाते हैं। चलो जी, ये तो 2 बातें हुई इसकी, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब तीसरी बात जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ध्यान रखनी है, जब भी इसके अंदर डाइल्यूट एसिड भरोगे तो आपको ये जो थिसल फनल है इसका जो एंड है इतना डाइल्यूट एसिड भरना है, ये थिसल का जो एंड है ये पूरा का पूरा उसके अंदर डूब जाए। This end of the thistle funnel should be dipped in the acid. वो एसिड के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। अगर वो एसिड के अंदर डूबा हुआ नहीं हुआ तो आपकी डिलीवरी ट्यूब में से बाहर नहीं निकलेगी H2, हाइड्रोजन विल नॉट कम आउट। और पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट, डिलीवरी ट्यूब का एंड शुड बी अबव, शुड बी वेल अबव। जनरली इसको यहीं पे खत्म कर दो, ये इतना भी नहीं होना चाहिए, जनरली यहाँ पे खत्म, ये इतना भी नहीं होना चाहिए, शुड बी वेल अबव द सरफेस ऑफ H2SO4। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? दोनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। थिसल फनल की पोजीशन शुड बी डिप्ड इन HCl। थिसल फनल का जो दूसरा एंड है वो HCl में डूबा हुआ होना चाहिए। और जो मेरा ये दूसरा है डिलीवरी ट्यूब, इसका जो ये वाला एंड जो एंड आता है, दूसरा एंड होता है, दैट शुड बी वेल अबव द लिक्विड सरफेस और एसिड सरफेस। ठीक है,
ये दो बातें क्लियर हुई। अब इसके पीछे का रीजन Yes, सुनो, yes, ये sir. क्यों होता है। अब मेरे पास जिंक ग्रेनुल डले हुए थे, ये क्या थे मेरे पास, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर से बना देता हूँ। ये जिंक ग्रेनुल थे ब्लू कलर वाले, Zn जिंक ग्रेनुल्स। अब जैसे ही जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होगी। अब हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, ये ऊपर उठेगी। अगर मान लो मैंने ये थिसल फनल ऊपर कहीं बनाया होता, ये यहाँ कहीं बनाया होता, तो सारी की सारी गैस इसमें से बाहर निकल के यहाँ से आ जाती बाहर। yes, मानते हो? sir. तो मेरे वो गैस किस काम की होती, Yes, मैं उसको sir. टेस्ट कर ही नहीं पाता। यहाँ से वो निकलती नहीं, मैंने यहाँ पे बना रखा है सोप सॉल्यूशन का मेरे डुबा रखा है, तो मेरे बबल बनते ही नहीं, एक्सपेरिमेंट फेल मेरा। तो मैंने क्या करा, इसको पूरा डुबा दिया। अब जो गैस है वो सारी की सारी यहाँ से ऊपर जाएगी। गैस ऐसे अंदर से घुस के नहीं निकलने वाली कभी भी। गैस पानी के अंदर से होती हुई थिसल फनल में से नहीं जाएगी, बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, इट विल ऑलवेज मूव अप। तो डिलीवरी ट्यूब में से अब गैस निकलेगी एंड देन इट विल पास फ्रॉम सोप सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स बबल। ये क्या हो गया मेरे पास, H2 बबल्स। क्लियर हो गई बात अब ये वाली। इन दोनों का पर्पस क्या है, एंड्स Yes. का। एक का एंड डूबा हुआ होना चाहिए और एक का एंड ऊपर होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस डायग्राम पे क्या आता है। पहला तो क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी पूछ लेगा, व्हाई द व्हाट प्रिकॉशंस डू वी नीड इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ध्यान रखना, दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं, व्हाट प्रिकॉशंस डू वी नीड, व्हाट precautions do we need in setting experiment setup। एक्सपेरिमेंट को सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए होती हैं, वो क्वेश्चन। पहली प्रिकॉशन क्या होगी, the thistle funnel end should be dipped in water and the other end of the delivery tube should be well above the surface of the liquid। दो मेरे पास हो गई, क्लियर है ये वाली बात। and cork should be tightly placed, Yes, sir. and cork should be tightly placed so that no gas will escape out from the remaining space from the edges। ठीक है, तीन लिख सकते हो, पर ये जो दो इंपॉर्टेंट है मेन, जो मैंने पहले दोनों की पोजीशन बताया। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कई बार आपको पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जिसे पिक्टोरियल क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे ये चार फिगर देती जाएंगी और उसमें से पूछेगा विच फिगर इज नॉट द करेक्ट सेटअप ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। और दैट एक्सपेरिमेंट में बोल देगा भाई जिंक इज रिएक्टिंग विद स्टूडेंट हैज सेटअप द स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, he wants to react zinc granules with H2SO4। now these are the following setups, which student setup is correct or which student setup is not correct, whether he will be able to produce H2 gas bubble or not। तो आपको ये चारों फिगर देखनी पड़ेंगी। उन चारों फिगर में हो सकता है किसी फिगर में HCl ये थिसल फनल ऊपर हो, किसी में डिलीवरी ट्यूब अंदर हो, या क्या हो, जो भी करेक्ट होगा यू नीड टू फाइंड आउट। समझ में आ गई बात ये वाली? इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ या नो ना, जल्दी सर। बोलो, जल्दी से फटाफट इस डायग्राम को बना लीजिए अपनी कॉपी में, रफ सा बना लो बेशक। नो नो सर, नहीं बनाएगी? हाँ नहीं सर, डाउट नहीं है कोई। अच्छा, डाउट नहीं, मुझे लगा नहीं बनाऊंगी सर, मैं बस क्यों तो बनवा लो आप। चल जल्दी 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 से ड्रॉ करो फटाफट, मिनट से पहले। कौशल समझ में आ गया ना बेटा? यस सर, आगे। प्रतीक, दिव्यम, दिव्यम, यस सर। आर्यन, Yes, sir. केशव, और कौन कौन है, लक्ष्य, Yes, sir. सानवी, Yes, sir. सौरभ, यश, सब क्लियर है ना? वेरी गुड, यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। डायग्राम डन?
और ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो लैब के अंदर, बड़ा प्यारी एकदम पॉपअप साउंड, बड़ी प्यारी सी आवाज आती है। साउंड इसमें पॉपअप ऐसी होती है जैसे वो कोल्ड ड्रिंक का आपकी कांच वाली बोतल आती है ना, पेप्सी या कोक की किसी की भी, उसमें कांच वाली जो बोतल का ऊपर का जो जहाँ से हम पानी वो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, उसमें अगर उंगली फंसा के एकदम बाहर निकालोगे तो पुड़क सी आवाज आती है, तो वैसी सी आवाज आती है इसमें पॉपअप साउंड। ये बड़ा इजी एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हैं लैब के अंदर। चलो जी, अब मैं चेंज करूं इसे। हाँ, कुछ ऐसी सी आती है पक की आवाज। तो हाँ, सर जस्ट अ सेकंड। ओके ओके। ये वाला लेक्चर भी मैं रिकॉर्डिंग पे डालता हूँ। सर रीजॉइन करना है? ना, रिजॉइन नहीं करना बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा करके काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना? यस सर। हम्म। हो कल गया। कल की क्लास के लिए आप लोगों को मैसेज आ जाएगा कि क्लास होगी नहीं होगी, ठीक है? अच्छा जी, डन सबका? क्लियर है? यस सर। चलिए, अब दोबारा आ जाइए एनसीईआरटी के ऊपर। तो ये था एनसीईआरटी का सेटअप। अब इसके अंदर दूसरी बात, क्वेश्चन आता है। अब ये सेटअप पे क्वेश्चन था, अब आता है ऑब्जर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? जल्दी बताओ, क्या ऑब्जर्व करोगे? एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। भाई इवोल्यूशन साहब, ऑफ पॉपिंग इस साउंड। केस के अंदर पॉपिंग साउंड हो गई, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये सारी बातें भूल जाओ आज के बाद। एक वर्ड याद रख लेना, ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या याद रखोगे? ब्रिस्क, BRISK, ब्रिस्क, EFFERVENCE, ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो फिर से बोलना। BRISK, ब्रिस्क, EFFERVENCE, एफरवेसेंस। ये एक वर्ड याद रख लो, ब्रिस्क एफरवेसेंस। और ये होता क्या है, कैसे ऑब्जर्व होगा? सबके घर में आज की डेट में कोल्ड ड्रिंक सबके फ्रिज में रखी हुई है घर में। नो सर। अबे रहने दो, कोई यस सर। इतना गरीब कोई नहीं यहाँ पे, सबके पास यस कोल्ड ड्रिंक सर। आएगी आपके पास। नहीं है तो यस आज बेटा सर। पापा को बोलियो घर पे कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाना, सबके घर में कोल्ड ड्रिंक रखी है। एक कोल्ड ड्रिंक निकालना आज क्लास के बाद, गिलास में रखना, कांच के गिलास में, और उसमें हल्का सा एक चुटकी भर काला नमक डालना, तो क्या होगा? एकदम गैस बाहर निकलेगी। तो झाग बन के आते हैं ऊपर। वो जो झाग बन के आते हैं, वो जो गैस बाहर निकलती है, दैट फिनोमेना इज नोन एज ब्रिस्क एफरवेसेंस। और सेम यही होता है व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद एनी एसिड। जब भी कभी जिंक ग्रैन्युल या मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वी ऑब्जर्व अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। वो झाग के साथ साथ गैस बाहर निकल के आती है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बाहर निकल के आती है, ठीक है? तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। कोई पॉपअप साउंड नहीं लिखना है इसके अंदर, कोई H2 नहीं लिखना, कोई फॉर्मेशन ऑफ गैस नहीं लिखना। ऑब्जर्व हमें सिर्फ क्या होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है, ना कोई बबल फॉर्मेशन लिखना, कुछ लिखना है, सिर्फ ये लिख लीजिए ब्रिस्क एफरवेसेंस। यहाँ लिख सकते हो सीधी सीधी, बबल्स आर फॉर्म। दो दो बातें लिख सकते हो आप इसके अंदर, ब्रिस्क एफरवेसेंस एंड बबल्स आर फॉर्म, ठीक है? क्लियर? अब सबसे पहला सर क्वेश्चन। हाँ जी, सर एफरवेसेंस की स्पेलिंग बोलना एक बार। EFFERVENCE। गूगल कर लियो ना बेटा। अच्छा हाँ हाँ। सुन फटाफट, जल्दी जल्दी, 2 मिनट रह गए, मेरे को ये वाला क्वेश्चन खत्म करना है। आ जाओ। अब कहता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ ग्रैन्युल्स? फॉर्मेशन ऑफ बबल, पहले आंसर। ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स सम बबल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है? पास द हाइड्रोजन, पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड, द सोप, छोड़ दो। व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन? पहला है व्हाई व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स? बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, व्हाई आर बबल्स आर फॉर्म्ड इन सोप सॉल्यूशन? बिकॉज हाइड्रोजन गैस get entrapped in the soap solution, so therefore bubbles are formed.
Clear? Now when Yes, you, sir. when you take a candle near to the gas filled bubble, what do you observe? We observe a pop up sound. हमें pop up sound observe होती है. We can hear pop up sound and bubbles will burst with high amount of high amount of light, or light is produced, or they will just, you can say, burst out at a moment. ठीक है, वो एकदम फट से फूट जाते हैं. इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं, they will just burst at a moment. Now you can repeat this same activity while using HCl, nitric acid and acid CH3COOH. और are the observation in same all the cases or different? इसके बारे में हम लोग बात कल करते हैं कि इन सब केस में सेम रहेगा या डिफरेंट होगा कुछ. अब इसमें कोई डाउट आया किसी को इस एक्टिविटी के नो अंदर? सर. नो No, सर. sir. सारा का No, सारा sir. लेक्चर, ये सारा लेक्चर दोबारा देखना, ये एक्टिविटी और ध्यान से करना. Okay, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की एक्टिविटी करते हैं. ठीक है जी, Bye, sir. चलो जी, टेक केयर, बाय बाय. ये लेक्चर मैं अभी डालता हूँ, इसको अच्छे से देखिए, बाकी और चीजों को भी देखिए. Bye, ओके sir. बेटा, टेक केयर, बाय बाय Bye, sir. बाय 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 बच्चे.